अच्छा स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इधर जरा गौर करें, इधर सारे बच्चे। स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आपको पता है कि ऊपर सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं, जमीन से टकराते हैं और इंफ्रारेड रेडिएशंस की सूरत में वापस एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेज, जिनमें मेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, ये उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी अगर हम सिंपली डिफाइन करें ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बच्चे, ग्लोब कहते हैं जमीन को और वार्मिंग कहते हैं टेम्परेचर का इंक्रीज होना। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब अगर बेहतर है आप साथ में लिखें किस वजह से, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज, ये भी लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जमीन के टेम्परेचर का गर्म होना। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, जमीन के दर्जा हरारत का बढ़ना, ऑफ अर्थ ड्यू टू, इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जमीन के टेम्परेचर का गर्म होना क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा जी, अब ये बात आपको समझ में आ गई है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और किस वजह से होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अच्छा जी, अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फिर ग्लोबल वार्मिंग का हमें क्या नुकसान हो रहा है, देखते हैं कि किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन हमारे लिए खतरनाक है, हमें किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के असरात। अच्छा स्टूडेंट, हमारे जमीन का एवरेज टेम्परेचर सालाना हर साल 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहा है। एवरेज टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड ईयरली, हर साल एवरेज हमारे जमीन का टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। वजह क्या है, वजह यह है कि हम जमीन के ऊपर फॉसल फ्यूल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा जला रहे हैं फॉसल फ्यूल्स को, गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स चला रहे हैं। इसके अलावा हम जो है फॉसल फ्यूल्स को जमीन के ऊपर कंबशन इंजन में जला रहे हैं, फैक्ट्रियों के अंदर हम यूज कर रहे हैं फॉसल फ्यूल्स को। फॉसल फ्यूल्स के जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार हवा में खारिज हो रही है। आपको पता है जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो जलने के दौरान कौन सी गैस खारिज होती है बच्चे, तो पता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के वेपर्स प्लस हीट खारिज होती है। अब हीट को तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर एनर्जी, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक हमारे लिए एक पॉल्यूटेंट है। तो एक पॉल्यूटेंट के तौर पे ये हमारे एटमॉस्फेयर में मुसलसल इसकी मिकदार बढ़ती चली जा रही है। इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होती है। आपको पता है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग के फिर असरात क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के असरात अभी आपको मैं बता दूंगा। पहले इसकी बात करें, क्या हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि अभी तक तो हम वैसे बेसिकली ऑक्साइड ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र कर रहा हूं। अदरवाइज वाटर के वेपर्स भी इस चीज के जिम्मेदार हैं। खैर वो तो नेचुरल है, वाटर के वेपर्स उनकी मिकदार है कांस्टेंट, कोई बढ़ नहीं रही। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, ये जो है ये हमारी तरफ से हम आर्टिफिशियली हमारे सरगर्मियों की वजह से ये गैसें हवा में ज्यादा खारिज हो रही है। इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे बस में, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस इन एटमॉस्फेयर, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ increasing 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड ईयरली, हर साल इंक्रीज कर रहा है 0.05 डिग्री से। ये कोई
कोई मामूली बात नहीं है। अब आप खुद सोचें कि 100 साल के बाद क्या होगा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। ये नहीं है कि थोड़ी बहुत जो है वो इजाफा हो रहा है, कि अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा हो रहा है इजाफा। अच्छा जी, अब ये जब एवरेज टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। अब ग्लोबल वार्मिंग के क्या असर है, इसका हमें क्या नुकसान। देखिए स्टूडेंट, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे माहौल के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, वेदर पैटर्न के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड, गैर मामूली किस्म की और एक्सट्रीम किस्म की शदीद किस्म के माहौलियाती हालात बनते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मतलब कि सैलाबों का रिस्क बढ़ रहा है, बाज़ औक़ात बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं तो खत्म होने का नाम नहीं लेती, बाज़ औक़ात कहीं कहत साली स्टार्ट हो जाती है तो कहत ही रहता है वहीं पे। उसकी वजह क्या है, और फिर गैर मौसमी बारिशें होती है, जहां बारिशें एक्सपेक्ट नहीं की जा रही होती तो वहां पे गैर मामूली तौर पे बारिशें जो है वो ज्यादा होंगी, और जहां पे एक्सपेक्ट की जा रही हैं वहां नहीं होंगी। और कहीं फिर आंधियां, कहीं साइक्लोन, इस तरह के मसाइल जो है, जमीन के जो आबो हवा का जो पैटर्न है पूरे का पूरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपके सामने है ये चेंजेस। हर साल 2 साल बाद जहां आपके इलाके में भी फ्लड रिस्क आता है ना, बढ़ जाता है। और बाज़ औक़ात इवन के गैर मौसमी मौसमियात वाले अगर कहते हैं कि अगस्त में बारिशें होंगी तो मुमकिन है अगस्त में ना हो, सितंबर में बारिशें स्टार्ट हो जाती है। अगर वो कहेंगे सितंबर में होंगी तो मुमकिन है सितंबर में ना हो, मई से बारिशें स्टार्ट हो जाएं। अनएक्सपेक्टेड मौसमी हालात क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और वो भी एक्सट्रीम किस्म के। एक्सट्रीम समझ सकते हो, शदीद किस्म के मौसमी हालात। यानी अगर सर्दियां हैं तो शदीद सर्दियां पड़ सकती हैं धुंध की वजह से, बाज़ औक़ात इतनी ज्यादा स्मोग होती है कि सूरज नहीं निकलती, और बाज़ औक़ात जो है इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं कि जिसकी वजह से आपका मौसम जो है वो भी एक्सट्रीम बनता जा रहा है। गर्मियां हद से ज्यादा, गर्मियों में गर्मी बढ़ जाती है, सर्दियों में हद से ज्यादा सर्दी बढ़ रही है, बारिशें हो तो हद से ज्यादा, ना हो तो हद से ज्यादा, फिर कहत साली। तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपकी आबो हवा के पैटर्न में चेंज आ रही है ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, या आप ग्लोबल वार्मिंग कहें, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेदर पैटर्न चेंजेस that causes extreme वेदर कंडीशंस, जिसकी वजह से हमारे वेदर के कंडीशंस शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं, एक्सट्रीम किस्म के वेदर कंडीशन पैदा हो जाते हैं, मौसमी हालात पैदा हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। अब देखें बच्चे, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे जमीन का एक काफी बड़ा हिस्सा जो है वो ग्लेशियर्स पे मुश्तमिल है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान के भी शुमाली इलाका जात कोह हिमालय के सिलसिले जो है वो बर्फ से ढके हुए हैं, बर्फ के पहाड़ हैं वहां पे। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होता है, वहां से ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, ज्यादा मिकदार में मेल्ट हो रहे हैं। अब ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो यही सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई फर्क पड़ता है, आपकी सारी दरियाएं वहीं से आती हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वैसे पूरी दुनिया में ऐसे ये कंडीशन है। अब ये ग्लेशियर सारे मेल्ट होके क्या कर रहे हैं, हमारे दरियाओं नदियों नालों में आ जाते हैं। एक तो गर्मियों में क्या हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं गर्मी बढ़ने की वजह से। दूसरी साइड पे फिर मानसून की बारिशें जब हो रही होती हैं, मैं अपने पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो आपके दरियाओं में क्या हो जाती है, फ्लड रिस्क जो है, फ्लड कंडीशंस पैदा हो जाते हैं। फ्लड रिस्क इससे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है, एक साइड पे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, दूसरी साइड पे बारिशों का सीजन स्टार्ट हो जाता है तो दरियाओं में पानी की मिकदार में इजाफा होता है, जिससे फ्लड रिस्क क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और बल्कि फ्लड आती रहती है पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में, और बहुत सारे देहात जो है, हजारों की तादाद में देहात जो है वो हमेशा सैलाब का शिकार होते जा रहे हैं। एक तो ये चीज क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से फ्लड रिस्क क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग रैपिडली, ग्लेशियर्स तेजी के साथ मेल्ट हो रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, फ्लड रिस्क आर इंक्रीजिंग। जो सैलाब के जो रिस्क हैं,
सैलाब के जो खतरात हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बात। अच्छा जी, अब ये बात तो आपको समझ में आ गई है कि एक तो ये अगर हम सिंपली कह दें कि ग्लोबल वार्मिंग ही सैलाबों के आने का सबब है, फ्लड्स का सबब है। अच्छा जी, एक और मसला आ रहा है, यही पानी बर्फ मेल्ट होके पानी जो है दरियाओं से होता हुआ, ये दरियाएं कहां जाके गिरती हैं, कोई पता है? अल्टीमेटली ये सारे दरिया जाके कहां गिरती हैं, पानी इनकी कहां जाके पहुंचती है, एक्स्ट्रा वाटर जो बच जाती है वो कहां पहुंचता है, वो समंदरों में, ठीक है ना बच्चे। इससे क्या हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, हर साल समंदर का लेवल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और सी लेवल के इंक्रीज करने की वजह से अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे, देखें, सी लेवल के इंक्रीज होने की वजह से जो लो लेइंग एरियाज हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता, जो साहिली इलाके हैं जो नशेब में है, साहिल समंदर के इर्द गिर्द, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, समंदरों में डूबते जा रहे हैं, समंदर बर्द होते जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बहुत सारे इलाके जो है उनको अब रिस्क लाहक हो गया है, खतरा लाहक हो गया है कि वो मुस्तकबिल में आने वाले कुछ अरसे में क्या हो जाएंगे, समंदरों की नजर हो जाएंगे और वो अनहैबिटेबल रह जाएंगे, यानी कि वो रहने के काबिल नहीं रहेंगे, वो शहर, वो मुल्क। जैसे एक मिसाल है मालदीव की, एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो 80% मालदीव, 80% मालदीव, अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिस रफ्तार से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, जिस रफ्तार से ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में खारिज हो रहे हैं, अगर और इस रफ्तार से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता गया, सी लेवल्स क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है। तो मालदीव जैसा मुल्क जो कि नशेबी है, वहां सी लेवल से थोड़ा नीचे है, तो 80% मालदीव जो है वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। कब तक? 2050 तक 80% मालदीव, और 100 सालों के बाद यानी 2100 तक मुकम्मल मालदीव जो है वो समंदर में डूबने का खतरा है। अब आप खुद सोचें कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हमें इफेक्ट कर रहा है, सैलाब, आफत, मौसमी हालात, और इसके अलावा समंदरों का ऊपर आना, बढ़ना, इनकी लेवल में इजाफा होना, और उसकी वजह से फिर बहुत सारे शहरों का और बहुत सारे ममालिक का समंदरों में डूब जाना। बॉल पॉइंट यार, पिछली हिस्ट्री ना ढूंढा करें, ये हो गया, ये कल वाले वैसे हम रोज करते हैं, पिछले वाला लिख दिया करें आप। बच्चे आवाज ना आए, आप 2-3 दिन का इकट्ठे कर रहे हो। 62। अच्छा जी बच्चे, अब आपको ये बात समझ में आ गई, आप इसको लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे बच्चे, क्या कहेंगे? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या दिस इफेक्ट सी लेवल आर इंक्रीजिंग, सी लेवल आर इंक्रीजिंग, सी लेवल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, समंदरों के लेवल में इजाफा हो रहा है। लो लेइंग एरियाज, कोस्टल लिख देते हैं, कोस्टल मतलब साहिली, कोस्टल का मतलब क्या है, साहिली इलाके। लो लेइंग कोस्टल एरियाज आर क्या हो रहे हैं, मर्ज्ड इन सी, समंदर में डूबते जा रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैंने आपको मालदीव की एग्जांपल दी है, आप कभी सर्च करके इसको देख सकते हैं गूगल पे कि मालदीव का फ्यूचर क्या है। फ्यूचर जो है मालदीव का यही आएगा कि वो एट द रिस्क ऑफ है, ठीक है ना बच्चे, समंदरों में डूबने के खतरे से दो चार है। और वहां पे फ्लोटिंग सिटी जो है अब बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी साइड पे आपको पता है हर साल जो है मीटिंग हो रहे हैं पूरी दुनिया में कि किस तरह से ऐसे फ्यूल यूज किए जाएं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम खारिज हो, और जो है इससे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ जाएं और हमारा टेम्परेचर जो है वो मजीद इंक्रीज ना करे। इसका सोल्यूशन क्या है आपके ख्याल में? तो यूरेनियम या न्यूक्लियर पावर जो है उसको यूज किया जा सकता है, यानी यूरेनियम वगैरह को, न्यूक्लियर फ्यूल्स को यूज किया जा सकता है। किसके लिए? हीट पैदा करके बिजली बनाने के लिए। यानी अगर हमने इंडस्ट्री चलाने हैं तो इस तरीके से हम कोई मुतबादिल रिसोर्सेज पे जाएंगे, जैसे सोलर एनर्जी सिस्टम को यूज करना, जैसे हाइड्रल पावर को यूज करना, विंड पावर को यूज करना। इस तरह से बिजली बनाने के ऐसे कारखाने लगाए जाएं कि जो पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन फ्री सोर्सेज हों बिजली पैदा करने के।
तो उन चीजों के ऊपर ज्यादा कोशिश की जा रही है कि मुस्तकबिल में उन चीजों को फोकस करके बजाय पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होने के हमें इनकी मिकदार कम से कम करके दूसरे एनर्जी के रिसोर्सेज के ऊपर है जाना चाहिए, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, जैसे जैसे विंड एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी है, और इस तरह से जो माहौल दोस्त सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनके ऊपर है ज्यादा जो है वो तवज्जो देने की जरूरत है। तो ये आपके हो गए इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चे हम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो आपने पढ़ लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस भी है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ जमीन के ऊपर जिंदगी मुमकिन नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर, फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर हमारे जमीन का एवरेज टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल से ज्यादा मिकदार फॉसिल फ्यूल्स को जला के खारिज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए रिस्क का सबब बन रहा है, हमारे माहौल के अंदर मनफी तब्दीलियां लेके आ रहा है। और अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, कि कार्बन का एक और ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो किस तरह से हमारे लिए खतरनाक है। इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के असरात। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई और असर नहीं है, ये एक कहीं कहीं पैदा होता है, वो भी उस वक्त जब हम किसी बंद कमरे के अंदर ऐसी जगह पे कंबस्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, आग जला रहे हो, जहां पे ऑक्सीजन की मिकदार कम है, ऑक्सीजन की मिकदार लिमिटेड है। जैसे आपने अपने कमरे की खिड़कियां बंद करके सर्दियों में आपने क्या किया, गैस जलाना शुरू कर दिया। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, अब आपके कमरे के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम हो रही है, बाहर से तो वेंटिलेशन है नहीं, आपने खिड़कियां बंद की हुई हैं, दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो एक और रिएक्शन होगा, ये वाला रिएक्शन। जब अनलिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, तो आपके गैस, ये CH4 नेचुरल गैस का फार्मूला है समझे, इसके जलने से ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में आपके पास पैदा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस वाटर प्लस हीट। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो पैदा हो रही है ये बहुत खतरनाक है उस वक्त आपके लिए। ये नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को हवा में, अगर हवा में तो इसने वैसे भी ओपन एयर में ये कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा खारिज नहीं होती, लेकिन ये यहाँ पे इस कमरे के अंदर किसी के लिए भी, बंद कमरा हो या गाड़ी हो या जिस जगह पे भी, तो वो वहां पे हमारे लिए खतरनाक है। किस तरह से, क्योंकि इसको हिडन एनिमी भी कहा जाता है, ना इसकी कोई स्मेल है, ना इसकी मौजूदगी का कोई एहसास होता है। तो ये क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन कम है, वैसे भी है, अगर है भी सही तो भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड को जब अंदर लेके जाते हैं तो हमारी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को उठा के पूरे जिस्म में सर्कुलेट करना। क्या काम है, ऑक्सीजन को जो हम सांस के जरिए से अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को वहां से फेफड़ों से उठा के पूरे जिस्म के अंदर एक एक सेल के अंदर उसको सर्कुलेट करना, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से दिल धड़क रहा होता है, बाकी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम इनहेल करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को तो फिर क्या होता है कि ब्लड रिएक्टिव है किसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा तेजी के साथ रिएक्ट करता है, ज्यादा जो है अच्छा रिएक्शन करता है बनिस्बत ऑक्सीजन के। तो वो ऑक्सीजन को छोड़कर ये ब्लड क्या करेगा, अब ब्लड के पास ये जब चली जाती है तो ब्लड के पास ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। अब ब्लड क्या करेगा, ब्लड जो है ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड को उठाना शुरू करेगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड को आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना शुरू कर देगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। अब जाहिर है आपकी बॉडी को जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, अब आपका ब्लड एक और काम में लगा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड को सप्लाई करने के काम में लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा, सफोकेशन, दम घुटने लग जाएगी और अल्टीमेटली वो जो है डेथ का सबब बनेगा। और बिल्कुल सॉफ्ट डेथ, इंसान समझता है जैसे मुझे कोई ऐसे नींद आ रही है, ऐसे वीकनेस फील होती है, क्योंकि जाहिर है एनर्जी की कमी होगी तो कमजोरी, क्योंकि ऑक्सीजन से तो एनर्जी आपको मिल रही है ना रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, तो फिर वीकनेस, ऐसे इंसान समझेगा कि मुझे नींद आ रही है और बैठे बैठे जो है वो डेथ वाकई होती है और चंद मिनटों के अंदर। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए खतरनाक है। किस तरह से खतरनाक है, व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड को, आवर ब्लड डू नॉट कैरी oxygen and start
सर्कुलेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन दी ब्लड या इन दी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। दैट कॉजेज सफोकेशन, सफोकेशन मतलब दम घुटना, एंड अल्टीमेटली डेथ, और बिल आखिर डेथ का सबब बनता है। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए खतरनाक होता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन्स। गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों यूज किए जाते हैं? पता है यूज किए जाते हैं बच्चे। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, वो इन हाईली टॉक्सिक गैसेस को, जो कि ज्यादा जहरीले हैं, इनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड है खास तौर पे। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इतना खतरनाक नहीं है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, जो कि ज्यादा खतरनाक हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में, N2 में। क्या करता है कार्बन मोनो कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में कैटालिटिक कन्वर्टर का इस्तेमाल। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि उनमें एक कैटलिस्ट लगी हुई होती है, ठीक है ना। ऐसा कैटलिस्ट है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ये बचे, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को, जिनको हम नॉक्स कहते हैं, इनको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में। नाइट्रोजन गैस तो बिल्कुल भी हमारे लिए खतरनाक नहीं है, एक पॉल्यूटेंट नहीं है। हम नॉर्मल एयर में भी 78% नाइट्रोजन हम इनहेल कर रहे हैं ना, और फिर भी वही 78% नाइट्रोजन हम बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि रिएक्टिव नहीं है हमारी बॉडी के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड है तो सही, लेकिन फिर ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनेगा। लेकिन अगर आप कोई हादसे का सबब है, नहीं बन सकता, तो कैटालिटिक कन्वर्टर किसी हादसे से बचा सकता है। जैसे मरी का वाकया आपको याद हो, साल 2 पहले, तो सर्दी की वजह से लोगों ने क्या किया, अपने गाड़ियों के अंदर रहना पसंद किया, हीटर वगैरह जला के, और कुछ लोगों की गाड़ियों में वो जो कैटालिटिक, उनके पता तो नहीं चलता कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है नहीं कर रहा, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जिन गाड़ियों के काम नहीं कर रहे थे, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, जाहिर है जब आपने खिड़कियां बंद की हुई है और हीटर जला रहे हो, तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी गाड़ी के अंदर क्या हो रही है, खारिज हो रही है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को आप इनहेल कर रहे हो, तो जाहिर है वो एक सॉफ्ट डेथ का, आहिस्ता आहिस्ता करके वहीं पे डेथ का सबब बनता है। तो वो ये हादसा पेश आया था। तो अब कैटालिटिक कन्वर्टर का काम क्या हुआ, कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स to convert highly toxic gases। ये हाईली टॉक्सिक गैसेस कौन सी हो सकती हैं बच्चे, i.e. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नॉक्सेस, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नॉक्स मतलब नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चे, N2O5, तो बहुत से ऑक्साइड है, 5-6 ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, सारे हेल्थ के लिए खतरनाक है। तो ये क्या करता है, इनको नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर देता है, इनटू किस में तब्दील कर देता है, CO2 एंड N2, नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर देता है। अच्छा जी, दीज आर लेस टॉक्सिक, ये गैसें जो हैं ये ज्यादा जहरीले नहीं है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर इसलिए गाड़ियों में यूज होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां पे हो गए। एक कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछा जाता है, दूसरा जो है कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल इंजन में क्यों यूज किए जाते हैं। ठीक स्टूडेंट।